ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे 2 दशकों तक कांग्रेस में रहे हों या अब वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनका अट्रैक्शन और पावर पॉलिटिक्स की धुरी बने रहना उन्हें आता है। राजनीति उनकी लेगेसी यानी विरासत रही है। पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज राजनेता थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सियासत में अपना खास मकाम बरकरार रखा है। बीज को आपने पानी दिया, आज वो बीज आपका तलवार भी बन रहा है और आपका ढाल भी बन रहा है। ये भी एक संयोग ही है कि माधवराव सिंधिया की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने राजनीतिक जीवन में और खासकर कांग्रेस में रहते हुए लंबे समय तक पार्टी में अंतर्विरोधों और दिग्गज राजनेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। 2020 में तो नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय नहीं है, चलो चलो। और इसलिए प्रदेश की जनता ने, इसलिए कार्यकर्ता ने, इसलिए विधायक ने, इसलिए मंत्री ने और इसलिए सिंधिया परिवार के मुखिया ने जोड़ी को कह दिया, सही किया कि नहीं? कांग्रेस छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन सिंधिया अपने कई कैबिनेट मंत्री और अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए और उनके इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में तो मानो भूचाल ही आ गया। सिंधिया और उनके समर्थकों के त्यागपत्र देते ही कांग्रेस सरकार तत्काल अल्पमत में आ गई और तेजी से चले राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा था कि परंपरा और कैडर से जुड़ी बीजेपी में क्या वो अपनी सितारा हैसियत बरकरार रख पाएंगे। बीजेपी में आने के बाद बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस सितारा हैसियत का पूरा ख्याल रखा और इसका एक बड़ा कारण यह भी माना गया कि उनकी दादी और भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर मेंबर स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया से बीजेपी का हमेशा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। सिंधिया परिवार का खून है, जो सही है वो सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव बोलता है। बीजेपी ने एक तरह से लाल कालीन बिछाकर सिंधिया और उनके साथ आए समर्थकों का स्वागत किया। आपके समर्थक भी ये मानते हैं और आपके आलोचक भी ये मानते हैं कि आपने राजनीति में समझदारी का एलिमेंट या चतुराई का एलिमेंट कभी बहुत मिक्स नहीं किया। कुछ लोग तो यहाँ तक आगे बढ़कर कहते हैं कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। आपने भारी कीमत चुकाई है इसकी। क्या अब राजनीति में, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपका ट्रेडिशन, आपकी लेगेसी कभी इस तरह की राजनीति करने के लिए, फिर भी लेकिन अब संभल कर चलेंगे? देखिए, ज़िंदगी में हम लोगों को लक्ष्य निर्धारित करना है। राजनीति मैंने अपने आप, आपने कहा कि युवा नेता, मैं 50 साल का हो रहा हूँ, मेरा लड़का 25 साल का हो गया। मैंने करीब से देखा है, अप्रत्यक्ष रूप से 10 साल की उम्र से, और स्वतः जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 20 वर्षों से। पर इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि हमें अपने लक्ष्य तय करना है। क्या हमारा लक्ष्य राजनीति है? और अगर राजनीति है तो ठीक है, फिर कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी बचाने की, कुर्सी हासिल करने की, और स्वतः की मोह की लड़ाई है। हम सांसद बनना चाहते हैं, हम विधायक बनना चाहते हैं, हम मंत्री बनना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, केंद्र सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह।
तो वो एक रास्ता है जहां राजनीति लक्ष्य बन जाता है और जनसेवा माध्यम बन जाता है। पर इसके साथ एक दूसरा रास्ता भी है, और दूसरा रास्ता ये है जब जनसेवा लक्ष्य बन जाता है और राजनीति माध्यम बन जाता है। और अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो फिर वो दूसरे वाले रास्ते से ये बहुत ज़्यादा कठिन है, और इसमें आप अपने असूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ कभी भी आप समझौता नहीं कर सकते, और उस लक्ष्य के लिए आपको खड़ा रहना होगा जो है जनसेवा, विकास और प्रगति के लिए। ये अंतर है दोनों में। मैंने सदैव जीवन में ये रास्ता अपनाया है जहां जनसेवा मेरा लक्ष्य है और राजनीति केवल एक माध्यम है, और उसमें मैं दिल का व्यक्ति हूं, मैं दिमाग का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने कभी भी दिमाग से काम नहीं किया है। कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम मैं नहीं लूंगा, पर दिमाग की बेखूबा राजनीति करते हैं, बेखूबा चतुराई की बेखूबा राजनीति करते हैं, और ठीक है, वो उनकी खूबी है, मेरी खूबी उस क्षेत्र में नहीं है। और आप कहो कि एक तरीके से अगर थोड़ा गलत शब्द भी मैं इस्तेमाल करूं तो मैं उस क्षेत्र में बेवकूफ़ हूं, पर मैं खुश हूं कि उस क्षेत्र में मैं बेवकूफ़ हूं, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूं, और दिल के गहराइयों से जो व्यक्ति काम करता है वो ना अपने आप से कभी झूठ कह सकता है और ना कभी जनता को झूठ कह सकता है। जी 2 दशकों तक एक ही पार्टी में रहने के बाद उन जड़ों से उखड़कर नई जमीन में अपनी संभावनाएं तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन सिंधिया ने इस चुनौती को टेकअप किया और बेहद संतुलित रहते हुए खुद को संभालने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन इस मौके पर मन की बात कहने से वो चूके भी नहीं। मेरी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। कई लोगों के लिए राजनीति स्वयं में एक अंत होता है। मेरी आजी अम्मा के लिए, मेरे पूज्य पिताजी के लिए, मेरे लिए अंत है जनसेवा, लक्ष्य है जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। जनता का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की प्रगति हो, उनके ज़िंदगी में एक पल के लिए भी हम खुशहाली ला पाएँ तो हमारा जीवन फिर सफल हम मानते हैं। उस धारणा के साथ राजनीति को एक केवल और केवल एक माध्यम मानते हुए जनसेवा के पथ पे हैं, और इसलिए राजनीतिक हित, राजनीतिक हानि, दिमाग का खेल, षड्यंत्र, कूटनीति, ये सब ना हमें आती है और ना हम सीखना चाहते हैं। 2023 के इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर प्रचार के लिए अपने उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराज अब कमलनाथ यानी कांग्रेस नहीं, कमल यानी भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। आप 17 तारीख को मतदान केंद्र में चले जाओ, बाकी सब हम दोनों के ऊपर छोड़ दो। विश्वास है, विश्वास है। आपके सेवक और आपका योद्धा ब्रिजेन के नाम पर आशीर्वाद प्रदान करके बटन ऐसा दबाना, कैसे ठका ठक ठका ठक ठका ठक, कमल के फूल का ऐसा बटन ठका ठक दबाना कि कांग्रेस की आंखें ऐसे हो जाएंगी। बंसल न्यूज ने मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच भोपाल से मुंगावली का सफर हेलीकॉप्टर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ तय किया। इस दौरान उनसे कई मुद्दों पर बात हुई। सर, इलेक्शन अब बिल्कुल नज़दीक है और बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन है, और मैं आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ देख रहा हूँ। जाहिर है आप ये बात कहेंगे ही कि 5वीं बार फिर बीजेपी। क्या मजबूत आपका बेस है इसके पीछे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार रही है, जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसी मकसद के साथ इस सरकार ने कार्य किया है।
और जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने एक एक वर्ग के विकास के लिए, खास करके महिलाओं के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, नौजवान के विकास के लिए, जिस तरीके से भाजपा ने अधोसंरचना में एक परिवर्तन लाया। एक कालखंड 2003 का था जब हम निराशा में डूबे हुए थे प्रदेश के नागरिक होने के नाते। ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था। आज मध्य प्रदेश सामाजिक मुद्दों पर, अधोसंरचना के मुद्दों पर राष्ट्र पटल पर उभर रहा है। इसी सफ़र को हमें जारी रखना है। हमारा सफ़र भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता प्राप्ति की नहीं है, स्वतः की कुर्सी के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का अनंत विकास हो, सतत विकास हो और उसी विकास में हम अपना योगदान दे पाएँ। हमारा सफ़र जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे जाकर मध्य प्रदेश को उभारने का सफ़र है। सर, पिछले इलेक्शन में यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस के लिए सत्ता लक्ष्य है, खास करके उस जोड़ी के लिए। पिछले चुनाव में भी चेहरा आप थे और इस चुनाव में भी एक चेहरा आप इस मायने में हैं कि आप जहां भी जाते हैं एक रॉक स्टार की तरह लोग आपको देखते हैं। आप जिस तरह उनसे बात करते हैं, जो भाषण की आपकी वक्तृत्व कला की शैली है, बड़ा आनंद। कितना अंतर आप महसूस करते हैं कि आपके लिए महज सिर्फ ये एक पार्टी के लिए समर्पित काम है? मेरे लिए दो चीज़ मायने रखते हैं। प्राथमिकता मायने रखती है जनता की सेवा, जनता का विकास और जनता की प्रगति। और दूसरा, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूती हम प्रदान कर पाएँ। और इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपको अपना पूरा जी और जान झोंकना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसा काम आपको करना पड़ेगा कि परीक्षा के बाद जब नतीजे निकलें, आपको ऐसा ना लगे कि अगर मैं 5% और कर लेता या अगर मैं 2% और कर लेता। वो संतुष्टि मन में होनी चाहिए कि जितना हो सका मैंने साफ दिल से मैंने किया। कांग्रेस ने प्रचारित किया कि बीजेपी में 3 गुट हैं, नाराज, महाराज और शिवराज। शिवराज जी भी इस पे हंसते हैं और हमने आपको भी देखा। बीजेपी में कोई गुट नहीं है, ये आप बात बार बार कहते हैं। किस तरह से बीजेपी समन्वित है इस इलेक्शन में? बीजेपी एक है, नीचे से ऊपर तक। कांग्रेस बिखरी हुई है, ऊपर से नीचे तक। और जो ये इस्तेमाल शब्द करते हैं, क्या बोला आपने, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। भाजपा भाजपा है। कांग्रेस झूठ, फूट और लूट की पार्टी है और यही हमने कांग्रेस में हर राज्य में देखा है और 15 महीनों में यहाँ की सरकार में हमने देखा है। झूठ, फूट और लूट। और वही झूठ आज का कहे जा रहे हैं, वही फूट हमें नीचे से ऊपर तक दिख रहा है जब लोगों के कपड़े फाड़ने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है। और वही लूट की प्रवृत्ति आज भी देखी जा रही है। इनमें एक प्यास है, प्यास है कुर्सी के लिए, एक प्यास है जैसे भी हो वहाँ बैठना है। भाजपा में प्यास नहीं है, भाजपा में आस है जनता के विकास के लिए, जनता की प्रगति के लिए। सिंधिया जनसभाओं में किसी रॉक स्टार की तरह नजर आते हैं। उनका अंदाज पल पल बदलता रहता है। लोगों से कनेक्टिविटी का वो पूरा ख्याल रखते हैं। मंच पर पहुंचते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। लगातार लोगों से बात करना, मिमिक्री करना, फिल्मी गीतों का उदाहरण देना और कांग्रेस पर एक खास अंदाज में चोट करना सिंधिया के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा होता है। तो देखिए उनके चुनाव प्रचार के मुख्तलिफ अंदाज की कुछ दिलचस्प तस्वीरें।
वोल्टेज भी आती थी टिप 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 टिप। ओ अम्मा लाल घूंघट वाली, हाँ, जब आप गई कमलनाथ जी के पास कि लाडली बहना पैसा मुझे दो, तो कमलनाथ जी ने क्या कहा इनको? बहना तिजोरी खाली है। कुर्सी अगर जोड़ी ने देख ली, आंखों में चमक आ जाता है और कुर्सी की तरफ देखकर पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। एक तरफ आपका तलवार और आपका धार, एक तरफ आपका तलवार और आपका धार, और दूसरे तरफ श्रीमान सिंधिया बेहिचक राजनीति में 2 दशकों से अधिक के अपने सफर के बावजूद अपना आकर्षण और अपना गोल्डन चार्म बरकरार रखे हुए हैं। हर चुनाव उनके लिए एक अग्नि परीक्षा ही होता है और इस बार भी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की कड़ी चुनौती के बीच उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या सिंधिया इस चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस से अपना हिसाब किताब बरकरार रख पाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है और इसका जवाब 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी नहला है तो शिवराज भैया दहला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के होने वाले मुंगावली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मंत्री ब्रिजेंद्र यादव से भी बंसल न्यूज ने बातचीत की। दिलचस्प बात यह है कि वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने 5 साल में ही मुंगावली सीट से 3 बार चुनाव जीता है। कैसे? उन्हीं से सुनिए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ी है और ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो माननीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे हमारे राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना हो। और मैं नहीं समझता कि प्रदेश के अंदर ऐसा और देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कोई ना कोई योजना का लाभ मिल रहा हो। यहाँ तक कहूँगा कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक एक व्यक्ति को कम से कम 8-8, 10-10 योजना का लाभ मिल रहा है। और रही बात चुनाव की, तो मैंने जो 3 चुनाव जीते हैं, चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा। मेरा चुनाव मेरा कार्यकर्ता, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी जो मतदाता है, पूरे जनता मेरा चुनाव लड़ती है। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता और मैंने हमेशा कहा है कि चुनाव मैं कभी नहीं जीतता। ये चुनाव का श्रेय पूरा कार्यकर्ता को जाता है और एक एक जनता को जाता है जो मुझको जिताती है। तो मैंने हमेशा कहा है कि मैंने राजनीति की है, विकास के नाम पर की है, काम किया, मैंने क्षेत्र में विकास किया, मैं भाईचारे का वातावरण बनाया, सबको एक साथ लेकर चला, ना कोई जात पात, ना कोई भाई भतीजावाद, सबको एक समान एक साथ। जहां मैं बैठता हूं वहां मेरे पूरी जनता जनार्दन बैठती है मेरे साथ में। जी ये बताइए, अमित शाह जी की क्लास अटेंड की आपने? हाँ, मैं गया हूं अमित शाह जी की 1-2 कार्यक्रम में गया हूं। जब भी मीटिंग में हमारी एक बात हो रही थी बीच में, आप ही की तरह एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे उठो, क्षेत्र में पहुंच जाओ। आपको कुछ टिप्स मिली ऊपर से? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो। जब मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, मेरा नियम है 6 बजे उठ के सबसे पहले मैं खेत को जाता हूँ घूमने। अकेला जाता हूँ, भले मंत्री रहा, मेरे पास 7 PSO नहीं जाता कभी, अकेला जाता हूँ। मेरा गांव जंगल से लगा हुआ, मेरे खेत जंगल से लगे हुए हैं और लोग खेतों पर पहुँच जाते हैं 6 बजे। पता है सबको कि हमारा विधायक 6 बजे उठ के घूमने निकल जाता है, तो खेतों पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से साथ में आते हैं, दरवाजे बैठ जाते हैं खुले मैदान में, नीम का पेड़ है उसके नीचे हम बैठते हैं, वही हमारी चौपाल लगती है, वही हम समस्या सुनते हैं और वही समस्याओं का समाधान करते हैं। ना कोई मेरी अलग से बैठक है, ना कोई कमरा है, ना कोई
ऐसी व्यवस्था है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे लोग मेरे परिवार के हैं, तो परिवार की तरह मैं उनको बिठालता हूँ, परिवार की तरह मैं उनके बीच में बैठता हूँ और उनकी समस्या ये तो अच्छी बात है कि ये इस तरह से सहज रूप से आप काम करते हैं। यहाँ मथुरा के महापौर भी सक्रिय हैं, यही बीजेपी की एक ताकत भी बताई जाती है कि वहाँ समन्वित रूप से कितने समय से वो यहाँ हैं और कितनी मदद आपको चुनाव में उनके माध्यम से भी मिल रही है। नहीं, वो लगभग मेरे ख्याल से 10-15 रोज से आए हुए हैं और वास्तव में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात है, मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कोई कार्यकर्ता आपसी में मतभेद से रुष्ट हो सकता है, लेकिन जब चुनाव आता है और जैसे ही वो कमल के फूल का झंडा देखता है और उसको ऐसा करंट भरता है, कब मैं भारतीय जनता पार्टी, वो प्रत्याशी को नहीं देखता, फिर वो ये देखता है कि मुझको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताना, कमल का फूल जिताना है। और सबसे अच्छी जो खास बात है, मैं मुंगावली की बात करूँ अगर, तो मुंगावली का एक भी भारतीय जनता पार्टी का ना कोई रुष्ट है, ना कोई नाराज है और इस तरह से चुनाव में काम कर रहा है जैसे वो स्वयं विधायक बन रहा है। तो आप दावा कर रहे हैं कि मुंगावली में विकास की बयार बही है और मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। बिल्कुल ये बात सही है कि मुंगावली में तो कमल खिलेगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और हम ऐतिहासिक मतों से, पूर्ण बहुमत से फिर से पुनः 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक और दिलचस्प बात है कि 5 साल में 3 बार विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, उससे निकलकर बिल्कुल विजयी होकर सामने आए और ये चौथी बार है। उन्हीं से समझते हैं कि 5 साल में ये 3 बार किस तरह से रहा। जी ब्रिजेन जी। यहाँ पर मुंगावली विधानसभा में हमारे पहले कांग्रेस के विधायक थे सम्मानीय कालू खेड़ा जी, जिनका स्वर्गवास हो गया। तो 2018 फरवरी में यहाँ चुनाव हुआ था, उपचुनाव फरवरी 2018 में। फिर इसके बाद नवंबर 2018 में फिर आम चुनाव हुए, तो मैं उपचुनाव लड़ा फरवरी 2018 का, फिर 9 महीने बाद फिर आम चुनाव लड़ा और फिर इसके बाद 15 महीने कांग्रेस की सरकार में रहा तो इस्तीफा दिया और फिर 15 महीने बाद फिर चुनाव लड़ा। तो 3 साल के अंदर मैंने 3 चुनाव लड़े और 2 बार कांग्रेस से और 1 बार भारतीय जनता पार्टी से, और मैंने तीनों चुनाव में विजय हासिल की और हर बार मेरा मार्जिन बढ़ता गया है चुनाव का। और अब जो हम 2023 में चुनाव लड़ने के बाद जा रहे हैं, ये 5 साल में मेरा चौथा चुनाव है कि मैं चौथा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बहुत शुभकामनाएं इनको। कैमरामैन मकरंद के साथ बहादुरपुर मुंगावली विधानसभा क्षेत्र।